एआई से जाएगी 9 करोड़ नौकरियां। एआई आएगा तो ये हो जाएगा, एआई आएगा तो वो हो जाएगा। पूरा देश, पूरा मीडिया, आम जनता एआई पे चर्चा करता ही रहता है दिन रात। कोई वरदान बता रहा है, कोई अभिशाप बता रहा है, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता एग्जैक्ट एआई है क्या। इससे कौन कौन सी इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा, किस किस जॉब पे फर्क पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, कौन सी कंपनी इसको काम में ले रही है और कैसे काम में ले रही है। और अगर ये नौकरी खाएगा 9 करोड़, तो कौन सी है वो 9 करोड़ नौकरियां जो जाने वाली है, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। पढ़े लिखे जो दिमाग वाले काम है उनको, या हार्ड लेबर वाले काम है उनको, या दोनों को। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फिर आज का युवा करेगा ऐसी स्थिति में, खुद को कैसे तैयार रखे, सब बताएगा आपका राहुल। हम अलग अलग इंडस्ट्री की केस स्टडी लेके हम डिस्कस करेंगे किस किस इंडस्ट्री में एआई कैसे कैसे आ रहा है और कैसे जॉब को इम्पैक्ट कर रहा है। अब चाहे वो दिमाग वाली जॉब हो इंजीनियर जैसी, या हार्ड लेबर वाली जॉब हो, चाहे वो कॉल सेंटर हो या सोशल मीडिया, चाहे वो अकाउंटिंग हो या डॉक्टर, चाहे रिटेल हो या मैन्युफैक्चरिंग, इनसे होने वाले फायदे भी बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, और हर एक टॉपिक पे, हर एक इंडस्ट्री के डीप में जाएंगे। और लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि अपने को करना क्या है। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं एआई है क्या। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सामान्य भाषा में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा टूल या सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को आदमी का काम करने में मदद करे, वो एआई है। जो पुराने डेटा को एनालिसिस करके तुमको रिजल्ट दे दे, रिकमेंड कर दे, वो एआई है। एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप आप रोज काम में लेते हो, एक तरह से वो भी एआई है। तुम्हें बताता है कि जहाँ पे तुम खड़े हो वहां से जाने का रूट क्या है, फास्टेस्ट रूट क्या है, रास्ते में क्या आएगा, कहाँ पे ट्रैफिक है, कौन सी गली में घूम जाओ, सब सजेस्ट करता है, एआई की मदद से करता है। तुम फूड की बात करो, स्विगी जोमेटो की बात करो, तुमने पिछली बार क्या ऑर्डर किया था, तुम किस तरह का खाना खाते हो, तुम जैसी सब्जी लेते हो बताता है कौन सी रोटी जाएगी, रोटी लेते ही बोलता है तुम ये क्यों नहीं लेते, ये क्या कर रहा है, एआई है। इसका पर्पस था आदमी की जिंदगी को आसान बनाना, लेकिन ये अब आदमी को रिप्लेस करने पे उतर गया है। कैसे, सेक्टर वाइज देखेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे हो रहा है, बॉटम लेवल पे हो रहा है, दोनों पे हो रहा है। जो बड़ी बड़ी जॉब है, जो दिमाग लगता है, प्लानिंग लगती है, जहाँ एजुकेशन लगती है, वहां भी हो रहा है। और जो छोटी जॉब है, लेबर वाली जॉब, वहां भी हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबर का काम में आती है। बोले सर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में काम आती है, तो कंस्ट्रक्शन में लेबर का एआई क्या कर लेगी। तो सर जी, एआई का ही एक पार्ट है रोबोट। ये रोबोट जितने भी काम कर रहे हैं, इनके पीछे जो सिस्टम है जो इनको बताता है क्या करना, कब करना, कैसे करना, एआई ही तो बताता है। ये जो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, ये एआई पे ही तो ऑपरेट करती है। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। जहां पे कोई मकान के कंस्ट्रक्शन में या कोई बड़ी बिल्डिंग या फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन में सैकड़ों हजारों लेबर लगा करती थी, वहां पे 3D प्रिंटिंग की मशीन है, इसको नक्शा इसमें फीड कर दिया गया। ये मटेरियल की मिक्सिंग से लेके बनाने तक सारे काम खुद ही कर रही है। तो भाई साहब, लेबर को एआई क्या करेगा, दो कर दिया, गई लेबर की जॉब्स। सर जी, तो कंस्ट्रक्शन में गई, बाकी काम में तो लेबर लगेगा ना। जो आर्ट है, स्किल है, जैसे मान लो कोई फर्नीचर के कारीगर है, उनका एक वीडियो और देखो। फर्नीचर के जो कारीगर हैं, ये फर्नीचर का कारपेंट्री का काम भी आपका एआई कर रहा है, उनका काम भी गया। चलो सर जी, तो लेबर के छोटे मोटे काम थे, जो स्किल्ड काम होते हैं, रिस्की होते हैं, वहां एआई क्या करेगा। देखो साहब, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे लग रही है लिफ्ट, और लिफ्ट में जो ड्रिलिंग से लेके एक एक नट बोल्ट कसने तक का काम रोबोट ही कर रहा है साहब। ये स्पेशल स्किल वाली जॉब भी खा गया यही। कंस्ट्रक्शन हो गया, अब लेबर कहाँ लगेगी दूसरी, वो फैक्ट्री में लगेगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में वैसा भी एग्जांपल देखो। ये कार बन रही है साहब, ये वीडियो देखो। ये कार कौन लेबर बना रहा है, भाई साहब मशीन ही बना रही है, रोबोट ही बना रहा है। और धीरे धीरे ये चीज बढ़ेगी। चाइना में रोबोट्स बिकने लग गए हैं 5-10 हजार डॉलर में, कि खरीद के लाओ और अपने एक वर्कर को रिप्लेस कर लो। अमेजन दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, उसको कितना माल इधर उधर डिलीवर करना पड़ता होगा। सोचो उसके वेयर हाउस में कितने हजारों लाखों आदमी बैठे होंगे, नहीं बैठे। ये वीडियो देखो, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको दिख रही है, और यहाँ पे माल के मूवमेंट का, इधर से उधर करने का सारा काम कर रहे हैं रोबोट्स। गौर से देखो इसको। कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब क्या बचा। बोले सर ये बाकी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में, तो भाई साहब ये देखो रोबोट खाना बना भी रहा है, और ये देखो रोबोट खाना सर्व भी कर रहा है। अमेरिका में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट पे भी एक्सपेरिमेंट हो गया, जहाँ पे भाई साहब कोई बंदा स्टाफ ही नहीं है। आप बस कियोस्क पे जाओ, क्लिक करोगे, मुझे तो यार एक बर्गर खाना है, क्लिक किया, जैसे आपने कहा मुझे बर्गर खाना है, फ्राइज खानी है, वो पूरी मशीन ऑपरेट हो जाएगी, बर्गर निकलेगा, उसमें सामान डलेगा, वो गर्म होगा, और दूसरे काउंटर पे आपको मिल जाएगा। किसी बंदे की जरूरत ही नहीं है साहब। तो ये रेस्टोरेंट में जो लेबर काम करते हैं, इनकी जॉब गई। रिटेल में आप देखते हैं, चाहे मैकडी देखो, पिज्जा हट देखो, डोमिनोज देखो, सब जगह ये सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क आ गए, कि जहाँ पे आपको बंदा ऑर्डर लेने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद का ऑर्डर खुद ही दो। बस बनाने वाले किचन में 2-3 लोग हैं, आगे जाके वो भी रिप्लेस कर देंगे। प्लस अमेज़न अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है ड्रोन से डिलीवरी करने में।
अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और ड्रोन से डिलीवरी होने लग गई, तो जो डिलीवरी बॉय घूम रहे हैं, अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, स्विगी वाले, जोमेटो वाले, जेप्टो वाले, इनका भी गेम ओवर होगा साहब। एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत लेबर इन्वॉल्व है, ड्राइवर। भाई साहब ड्राइवरलेस ट्रक आ गए, ड्राइवरलेस कार आ गई, अब क्या होगा साहब? ड्राइवरलेस ट्रेन आ गई। तो ये जो ड्राइवरी का काम कर रहे थे इतने सालों से, अब इनका क्या होगा साहब? बात करें कि चलो सर ये तो कमर्शियल यूज में तो चले गए, पर्सनल यूज में तो लेबर काम में आ जाएगा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन ये तो कर लेगा। नहीं भाई साहब, टेस्ला ने जो नए रोबोट लॉन्च किए वो कह रहा भैया घर के काम, अब वो खाना बनाना है, सर्विंग करनी है, कोई सामान आपका पिक करना है, साफ सफाई करनी है, सारे काम के लिए तैयार है रोबोट। तो अब लेबर जाए कहाँ, ये आप मुझे बताओ। धीरे धीरे ये सब चीज रिप्लेस होगी, कहीं बहुत जल्दी, कहीं बहुत लेट, बट होगी तो सही साहब। अब ये रिप्लेसमेंट हो क्यों रहा है, लोग बाग क्यों रोबोट के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि भाई साहब सबसे पहली कॉस्ट की बचत है। रोबोट एक बार खरीदा, वन टाइम की कॉस्ट है, एक बार लगेगा जो लग जाएगा। हर महीने सैलरी नहीं देनी, हर साल तनख्वाह नहीं बढ़ानी, ये छुट्टी नहीं मांगता, ये गांव नहीं जाता, ये त्योहार नहीं मनाता, ये थकता नहीं है, इसका मूड खराब नहीं होता, ये पॉलिटिक्स नहीं करता, इसको ना 70 घंटे की टेंशन है, ना 90 घंटे की टेंशन है, ना इसको घर जाके वाइफ को घूरना है। ये तो 24 घंटे 7 दिन 168 घंटे काम करने को तैयार है। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनियां क्यों ना लें रोबोट को? अगर ये सारे बेसिक काम रोबोट करने लग जाएगा, आदमी को ना हायर करना पड़ेगा, ना ट्रेन करना पड़ेगा, ना उसको रिटेन के प्रयास करने पड़ेंगे, तो ओनर फ्री होके कुछ और चीजों पर दिमाग लगा सकता है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ये बिजनेस को बड़ा फायदा हुआ है, बिजनेस की कॉस्ट बच रही है, बिजनेस में एफिशिएंसी आ रही है। अच्छा, इस रोबोट का एक फायदा जो कि मैं कहूंगा सामाजिक स्तर पे और नेशनल स्तर पे हो सकता है, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लेबर भाई होते हैं उनका फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन पे इंसिडेंट हो जाता है कि भाई जब हाथ कट गया, पैर कट गया, या कई बार डेथ भी हो जाती है, तो रोबोट के केस में वो जो दिक्कत होती है वो अब नहीं होगी। कई ऐसे टास्क हैं जहाँ पे आदमी इन्वॉल्व होता है और उसकी हेल्थ को रिस्क होता है, जैसे कई जगह माइनिंग है और वहां पे खदानों में जाना पड़ता है, गैस आती है, बीमारियां लगती है, कैंसर होता है, लंग्स को दिक्कत आती है। अब वो जगह जो रिस्की है, हेल्थ हजार्ड है, वहां पे रोबोट को भेज सकते हैं। इसके अलावा ये रोबोट को भाई साहब हम जो जैसे सियाचिन में हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं, जंगल में, रेगिस्तान में करते हैं, वहां पे अगर रोबोट डिप्लॉय हो जाते हैं तो हमारे जवान को जो परेशानी झेलनी पड़ती है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। वॉर में अगर इनका यूज होने लग जाएगा, सेना के जवान शहीद होते हैं वो नहीं होंगे। और इंडियन आर्मी इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, इस 26 जनवरी की परेड में आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो हुए भाई साहब फायदे, लेकिन फिर इसके साथ जुड़े हैं बहुत सारे नुकसान। अगर इतने सारे रोबोट की आर्मी आ जाएगी तो मास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, महाबेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। और जो बंदा इस स्किल को सीख रहा है, सपोज वो रियल एस्टेट का काम सीख रहा है, कोई मशीन चलाना सीख रहा है, उसका तो स्किल सीखने का टाइम ही वेस्ट गया, पैसे वेस्ट गए, उसका भविष्य क्या है? तो बिजनेस का प्रॉफिट कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्री, कुछ ही लोगों के बीच में सिमट के रह जाएगा। अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, और आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती जाएगी। ये तो बात हुई लेबर की। अब अपन बात करते हैं उन चीजों की जहां पे आपका दिमाग लगता है और जहां पे स्किल वाले लोग हैं। उन कुछ सेक्टर्स का नाम लेता हूं, फिर एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे। अपन बात करेंगे कॉल सेंटर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंपैक्ट पड़ा है, इंजीनियरिंग जॉब्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्रिएटिव जॉब्स पे क्या फर्क पड़ा है, सोशल मीडिया की जॉब्स पे क्या फर्क पड़ा है, एडमिन जॉब, डेटा एंट्री जॉब, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन, सीए प्रोफेशन, आर्किटेक्ट प्रोफेशन, इन पे क्या फर्क पड़ा है, रिटेल में क्या फर्क पड़ा है, गवर्नेंस में क्या फर्क पड़ा है। एक एक करके सभी सेक्टर पे करेंगे बात। पर उससे पहले अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 1 मिनट का। भारत में जितने भी बिजनेसमैन हैं, 2 कैटेगरी में बैठे हैं, 90% छोटे और मध्यम व्यापारी और 10% टॉप बड़े कॉर्पोरेट। इनका स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होता। इनको कभी एम्प्लॉय की दिक्कत होती है, कभी सेल की दिक्कत होती है, कभी फाइनेंस की होती है, कभी इनके पास टाइम नहीं होता, कभी ये कर्जे में डूबे होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है। और ये जो 10% लोग हैं, इनके तो एम्प्लॉय भी बढ़िया और सेल भी बढ़िया और फाइनेंस भी बढ़िया, ग्रोथ ही ग्रोथ और मजे ही मजे। क्यों? क्योंकि इनके कुछ सीक्रेट ऐसे हैं जो सबको पता नहीं है। अब आपका भाई एज अ सीए इन एमएसएमई के साथ काम कर चुका है तो जानता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, और एज ए कंसल्टेंट इनके साथ भी काम किया है तो मुझे पता है कि इनको क्या सीक्रेट पता है। तो मैं आप लोगों के बीच में एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ और इनके सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सीक्रेट सीखने हैं, मुझे अपनी गलतियां सुधारनी है, तो मैं सभी व्यापारियों को इन्वाइट करता हूँ मेरी 2 घंटे की फ्री मास्टर क्लास व्यापारी टू सीईओ आरंभ में, जहां पे भाई साहब आप फ्री में सीख सकते हैं आपकी क्या क्या गलतियां हैं, उसको कैसे सुधारना है, और सीईओ के क्या राज हैं जो अब तक आपको पता नहीं है। ये क्लास आपकी एक नई जर्नी और जीवन की नई शुरुआत का आरंभ करेगी, इसीलिए इसका नाम आरंभ रखा गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, तो अभी रजिस्टर्ड कर लीजिए और रजिस्टर्ड करके वापस आइए, देखते हैं एआई क्या कर रहा है। पहला सेक्टर लेते हैं, कॉल सेंटर। अब हर इंडस्ट्री समय के साथ बढ़ती है, जब हर इंडस्ट्री भाग रही है तो ये पीछे क्यों जा रही है? काम कम हो जाएगा कॉल सेंटर का? नहीं, कॉल सेंटर का काम तो बढ़ेगा,
कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जहां पे कॉल सेंटर में आदमी बैठे ना, इनकी जगह ले लेंगे बॉट। 5 साल पहले तक की अगर बात करें तो जितने भी कस्टमर सर्विस रिलेटेड काम था 70% कॉल पे होता था और ये ह्यूमन लोग करते थे। अब धीरे धीरे व्हाट्सएप बोट, चैट बोट, AI इनका यूज आने लग गया है और धीरे धीरे ये जो नंबर है ये नीचे आने लग गया है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। 7 साल पहले HDFC बैंक ने लॉन्च किया ईवा, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट। चैटबॉट था और छोटे मोटे काम करता था कि FD की रेट क्या है बता दी, कितने टाइप के क्रेडिट कार्ड है बता दिया। कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर पाता था। कॉम्प्लेक्स काम है करो बंदे से बात। अब क्या करता है, अब ये ईवा को बोलो आप स्टेटमेंट निकाल के दो, दे देता है। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट शेयर कर देता है। कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो वो दे देता है। कोई कार्ड गुम गया उसको ब्लॉक कर देता है। चेकबुक भी इशू कर देता है, FD भी बुक कर देता है। सिर्फ चैटबॉट। HDFC बैंक कहता है कि देखो हमने हमारे कस्टमर से बात करने के 4 तरीके बनाए। पहला टच, ब्रांच में आजा काम करवा ले। दूसरा टाइप, वेबसाइट पे टाइप कर ले। तीसरा टैप, व्हाट्सएप पे टैप करके कर ले। और चौथा टॉक, हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर ले। पहले क्या होता था, आदमी या तो ब्रांच आता था या कॉल सेंटर का, 2 ही काम थे। लेकिन आज की रेट में देखा जाए तो मेजोरिटी जो चीजें हैं वो टैप और टाइप पे शिफ्ट हो गई है। जरूरत आधी हो गई है सब। और इसमें बहुत बड़ा योगदान आया भैया जनरेशन का भी। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मेरी मम्मी को जोमेटो से कोई दिक्कत हो जाए तो मेरी मम्मी तो चाहती है मैं फोन करूंगी, सीधा दीपेंद्र गोयल उठाना चाहिए कि बेटा ये बताए बात हो गई, सीधे मालिक से बात करेंगे। लेकिन मेरी बेटी को कॉल से मतलब नहीं है, वो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डालेगी और टैप टैप करके उसका काम हो गया। तो पुरानी जनरेशन कहती है मैं तो एक आदमी चीज जिससे हम बात करेंगे। नई जनरेशन कहती है क्या करना आदमी से बात करके। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बताया आपको HDFC बैंक में आधे से ज्यादा काम इसके बॉट पे होने लग गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, वोल्टास। 5 साल पहले वोल्टास कह रहा है कि यार हमारा ये चैटबॉट वगैरह से ना 5% बिजनेस होता था, अब होता है 50%, जिसमें हम AC का डेमो से लेके इंस्टॉलेशन से लेके सर्विस तक के सारे काम आजकल कराने लग गए बॉट पे। पैनासोनिक 4 साल पहले चैटबॉट बनाया था, आज 40% काम पैनासोनिक का चैटबॉट से होता है, ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है। के कार्तिनिवासन जो कि TCS के CEO है, वो कहते हैं कि यार देखो आने वाले टाइम में कॉल सेंटर की जरूरत ही क्या है, कर लेगा ना चैटबॉट काम। ये TCS का CEO कह रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है साहब, ग्लोबली कॉल सेंटर इंडस्ट्री में 12 मिलियन लोग नौकरी करते हैं और उसमें से इंडिया में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग नौकरी करते हैं। अब इनका क्या होगा भाई साहब। हेड काउंट रिडक्शन की मैं परसेंटेज में बात करता हूँ। 2024 में 5% संख्या कम हुई आदमियों की, चैटबॉट बढ़ा। 2025 में एक्सपेक्टेशन है 6% कम करेंगे। 27 में एक्सपेक्टेशन है 8% कम करेंगे। यानी आने वाले 3 साल में 20% जो काम करने वाले हैं वो निपट जाएंगे। यानी सिर्फ कॉल सेंटर में 2 लाख लोगों की नौकरियां सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की बात है। 10 साल बाद जाने क्या होगा। एक स्वीडिश फिनटेक कंपनी है क्लारना करके, वो बोलता है कि सर हमने हमारा सारा काम चैटबॉट के भरोसे छोड़ दिया, कॉल सेंटर में एक भी आदमी नहीं रखा। हमारा जो क्वेरी रिजोल्यूशन 11 मिनट में होता था अब वो मात्र 2 मिनट में होने लग गया और 700 आदमियों का काम हमारा AI कर रहा है। तो पिछले साल उन्होंने कोई नई हायरिंग की नहीं और अगले साल करने की जरूरत ही नहीं है। CEO ट्वीट करता है कि मुझे तो लगता है मेरा काम भी AI कर लेगा, मैं करूँ ही क्या। अब ये कंपनियां कॉल सेंटर में ह्यूमन की जगह AI बॉट क्यों ला रही है, सिंपल सा कारण है, मैंने पहले ही बताया आपको। एक तो कॉस्ट की 25 से 30 हजार का आदमी मिलता है, महीने में 1000 कॉल करता है, यानी एक कॉल की कॉस्टिंग 25 से 30 रुपए आती है। बॉट यही काम 3 से 5 रुपए में कर रहा है। प्लस एफिशिएंसी की बात, कॉल सेंटर पे इतने आदमी हायर करो, फिर उनको ट्रेन करो, फिर वो छोड़ के जाएंगे, फिर वो पॉलिटिक्स है, फिर वो छुट्टी मांगेंगे, फिर वो थक जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा, हो गया पूरा गेम ही ओवर। बोले बोट आ गया, तुम जाओ, तुमको जो करना है हम कर लेंगे काम। और वैसे भी कॉल सेंटर अगर गौर से देखो तो किसी भी कंपनी के लिए कॉल सेंटर खर्चा ही तो है। कॉल सेंटर से कमाई तो कहाँ होती है। माल तो बिक चुका, पैसे तो आ चुके, तो जो माल जिनको बेच चुका उनको सर्विस ही तो देनी है। तो वो जितने कम में होता बढ़िया है ना। अगर सर्विस पे 10 करोड़ लग रहे थे, आज तक 6 करोड़ में होता, दिक्कत क्या है, मार्जिन बचेगा। तो हर कंपनी इस कॉस्ट को कम करने में लगी हुई है। अच्छा, यूजर को भी इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। यूजर कह रहा है भाई साहब पहले तो कहते थे कॉल सेंटर बंद है साहब, 7 बजे बाद बात नहीं होगी, 6 बजे बात नहीं होगी। अब तो बैठा है बॉट, रात को 2 बजे कर ले भाई, दिवाली के दिन रात को 8 बजे कर ले, कौन मना कर रहा है। इसकी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, वर्ल्ड लेवल में 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं। अगर 10 साल में 50% भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो 60 लाख लोगों की नौकरी जाएगी। उसमें से इंडिया में 5 लाख लोगों की नौकरी जाएगी। क्या होगा उसका। ये 60 लाख लोग वर्ल्ड में कमाते थे, पैसा इकोनॉमी में घूमता था, अब ये पैसा घूम के कुछ कंपनियों की जेब में इकट्ठा हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और है, इसमें साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। कम से कम आदमी भरोसे फ्रॉड नहीं होता या कम होता है। यहाँ पे अगर किसी को कोई ग्लिच समझ में आ गया किसी टैकी को, तो ये बॉट को कब्जे में लेके फ्रॉड बहुत बड़ा कर सकता है। डेटा सिक्योरिटी भी आदमी भरोसे तो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, चैटबॉट भरोसे कुछ लीक हो गया तो पूरा ही गया। बैंक्स के केस में जहाँ पैसा पड़ा है, कल को लोन बांट दे जरूरत से ज्यादा, भाई किसी बंदे की 1 लाख की लिमिट होनी चाहिए, बोर्ड में बग आ गया, 1 करोड़ का लोन दे दिया, फिर तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये इसका भी सॉल्यूशन निकालेगा शायद। अब सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसने सब कुछ चालू किया उसी पे आ गया AI।
एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का कहना है भाई साहब कोडिंग इज डेड। अपने बच्चे को कोडिंग मत सिखाओ। कोडिंग सिर्फ इंजीनियर करेंगे ऐसा किसने कहा? अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा दो। वो मुंह से बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, या वो टाइप कर देगा ऐसा ऐसा चाहिए, वो अपने आप बन जाएगा। अब तो बच्चा बच्चा प्रोग्रामर है, अंग्रेजी आनी चाहिए, टाइप करेगा एआई बना देगा। क्या करोगे कोड का? आपको कोई वेबसाइट बनानी ना, बोलो चैट जीपीटी वेबसाइट बना देगा, ऐप बना देगा, कोड लिख देगा, एड पेज बना देगा। तो फिर भाई साहब काहे के कोड, कौन सी चीज? तो इसका बेनिफिट तो ये हो गया और ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई, हर कोई व्यक्ति कोड कर सकता है। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता था, लेकिन अब तो मैं भी कोड कर लूंगा। कितनी अच्छी बात है। मेरे पास तो पहले पैसे भी नहीं थे, तो मैं फ्री में बहुत चीजें कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन भाई साहब इंजीनियर का सोचो उनके साथ क्या हुआ। सेल्सफोर्स जो दुनिया की मोस्ट वैल्यूड सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है, उसने इस साल कोई भी इंजीनियर ही हायर नहीं किया। बोला अभी कोई कोडिंग इंजीनियर की जरूरत नहीं है और अगले साल से सपोर्ट इंजीनियर की भी जरूरत नहीं है, हमारा एआई है वो सब देख लेगा। अब जब सॉफ्टवेयर कंपनियां ही इंजीनियर हायर नहीं करेगी कोडिंग के लिए, तो कौन करेगा? मेटा ने अपने 5% स्टाफ को उड़ा दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 1% स्टाफ को उड़ा दिया है, और धीरे धीरे हर कंपनियां इसी तैयारी में है। अब मैं कह रहा हूँ कि जितने इंजीनियर जिन्होंने इतने बरस लगा के, इतने साल लगा के कोडिंग सीखी, या जिनको कोडिंग का 10-20 साल का एक्सपीरियंस है वो, और जो आज की रेट में कॉलेज में एडमिशन करा के कोडिंग सीखने जा रहा है, क्या है उसका भविष्य? तीसरा सेक्टर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा इसे, वो है सारी क्रिएटिव जॉब। अब हर कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट बना सकता है, कंटेंट के लिए एआई है, फिर वीडियो के लिए एआई है, एडिटिंग के लिए एआई है, फिर भाई साहब उसके थंबनेल बनाना है तो एआई है, उसको पब्लिश करना है एआई है, उसको मार्केट करना है एआई है। तो अब हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर, हर बंदा यूट्यूबर, हर बंदा डिस्ट्रीब्यूटर, हर बंदा मार्केटर। तो अब मुझे बताओ ये जितने भी वीडियो एडिटर है इनका क्या होगा? ये ग्राफिक डिजाइनर है इनका क्या होगा? थंबनेल बनाने वालों का क्या होगा? ये मार्केटिंग एजेंसीज का, कॉपी राइटिंग वालों का, एसईओ वालों का, कुछ तो बताओ। जो पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए उनकी जॉब को खतरा, जो नहीं पढ़ लिख के कॉल सेंटर में थे उनकी जॉब को खतरा है, जो कह रहे थे ये दोनों काम से दूर हम कुछ क्रिएटिव करेंगे उनको खतरा है, तो जो बोरिंग काम कर रहे हैं डेटा एंट्री, एडमिन, इनका क्या होगा? इनको भी खतरा है। डेटा एंट्री का आपका काम है, एआई से बढ़िया डेटा एंट्री कर लोगे क्या? आप तो डेटा एंट्री करते हो, एआई तो एक कागज स्कैन करता है, सारा डेटा गया अंदर। एडमिन जॉब, सेक्रेटरी रिलेटेड जॉब, जैसे क्या क्या आपको रिपोर्ट बनानी है। पहले रिपोर्ट बनाने में एक बंदा लगता है सुबह से शाम तक, अरे भाई साहब लो आज पूरा दिन लगा के सेल रिपोर्ट बनाइए, और यार पूरा हफ्ता लगा के स्टॉक रिपोर्ट बनाइए। ये एक क्लिक पे सेल रिपोर्ट, ये एक क्लिक पे स्टॉक रिपोर्ट। अब बताओ क्या रिपोर्ट बनाओगे? कोई कह रहा है साहब मैंने तो प्रेजेंटेशन बनाई है, मैंने तो प्रोजेक्ट प्लान बनाया है। प्रोजेक्ट प्लान, प्रेजेंटेशन, क्लिक करो। तुम एआई को बोलो ये बनाना है, तुम बोलोगे जिससे पहले तो बना के दे देगी। तो पीपीटी बनाने वाले, एक्सेल रिपोर्ट बनाने वाले, रिपोर्ट बनाने वाले, एंट्री करने वाले किधर? कोटेशन बना रहे हैं, बनाओ कोटेशन। तुम बोलो तो सही, एआई ने बना के तुमने मुंह से निकलेगी उससे पहले तो प्रिंट आ जाएगा। फिर बेसिक एडमिन जॉब गई। अब बात करते हैं बाकी अदर प्रोफेशनल जॉब्स की। सब प्रोफेशनल जॉब में क्या क्या है? जैसे स्टार्ट करते हैं सीए से या अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट ने कहा भाई साहब हम बिल बनाते हैं, एआई बना देगा। हम बिल चढ़ाते हैं, एआई चढ़ा देगा। सब हम रिटर्न भरते हैं, एआई भर देगा। हम ऑडिट करते हैं, सीए साहब का ठप्पा लगेगा, सीए साहब के साइन लगेंगे, अथॉरिटी कहीं नहीं जाएगी। पर ये सीए साहब के ऑफिस में जब 50 आदमी बैठ के काम करते थे, सीए साहब 5 से करवा लेंगे। जहाँ 25 अकाउंटेंट बैठते, सीए साहब 2 को काम देंगे। तो बाकी 23 का क्या होगा? ये है बात। लीगल ओपिनियन देनी है साहब। कई बार लीगल ओपिनियन के लिए वकील साहब से सर ऐसा ऐसा हो गया क्या करे? वकील साहब कहते बैठने के पैसे लाओ 5000 रुपए मैं बताऊंगा। अब तो लीगल ओपिनियन गूगल में डालो, ये दिक्कत हो गई, एआई से पूछो ये बात हो गई, बोलेगा इस धारा में ये चीज है, ये रे। एफिडेविट चाहिए, ये रे प्रिंट, इसका फॉर्मेट, नाम बदल ले, काम हो गया। एग्रीमेंट चाहिए तो नाम बता, एग्रीमेंट बना के अभी प्रिंट निकालते हैं, हो गया साहब। तो मोटा मोटी जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही, बेसिक चीजें हैं तो हो गया साहब। शपथ प्रमाण पत्र, एफिडेविट बन गए, रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये बेसिक चीजें तो बन गई, निकल गए प्रिंट, विल हो गया। मेडिकल ओपिनियन, अरे साहब ये हो गया, क्या करें? एआई है। चेकअप, बहुत सारे टेस्ट है। पहले लैब कहती थी जी पहले ब्लड लेके आओ, फिर ये करेंगे, फिर इस रिपोर्ट के इतने पैसे 4 दिन में आएगी। अब तो दुनिया भर की मशीन है, ब्लड का एक ड्रॉप दिया वो 70 टेस्ट करके दे देती है, घर बैठे रिजल्ट, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये और बता देगी कि अब ये वाली दवाई ले लेना और ये वाली चीज तुम्हें हुई है। लो साहब। आर्किटेक्ट, आपने बताया मेरे घर का साइज ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, यही बना के दे रहा है नक्शा, ये लो भैया ऐसे कर ले। तुम बजट बता दो, उस बजट में बता देगा किसमें कितना खर्चा करना है, हो गया साहब। क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली आर्किटेक्ट को रिप्लेस कर देंगे या डॉक्टर को कर देंगे, मेडिकल को कर देंगे या सीए को कर देंगे, लेकिन आप समझो इन्हीं लोगों के काम को बेटर कर देंगे। पहले एक अगर आर्किटेक्ट कहता था यार साल में मैंने 10 नक्शे बनाए या 12 नक्शे बनाए, वो महीने के 12 नक्शे बना देगा। तो एक आर्किटेक्ट 10 आर्किटेक्ट के बराबर काम कर लेगा। तो एक बड़े आर्किटेक्ट के ऑफिस में अगर 300 वैकेंसी थी, वो 30 से काम करेगा ना यार। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप वो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट से दवाई ले लेना, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्टर के 10 में से इंपॉर्टेंट 2 जगह जाएगा। 8 बार तो आदमी काम कर ही लेता है। भारत में तो आदमी मेडिकल वाले के भरोसे डॉक्टर के पास नहीं जाता।
तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑडियंस बैठी है जो शायद नहीं मान रही कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो ऑडियंस जिसको नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे नहीं लगता ये ऐसा हो पाएगा। और जो ऑडियंस जिसको लगता है भाई हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर का नाम पकड़, ये कंपनी का नाम पकड़, ये केस स्टडी पकड़, ये वीडियो पकड़, वो उनको वहां पे देता रहे। मैं आपको सिर्फ हेड्स अप दे रहा हूँ कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्लानिंग चल रही है। जिस पे डाउट हो गूगल करना, यूट्यूब करना, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो एक कंपनी ने एसओपी बना रखी है कि देखो पहले चेसिस लगेगा, फिर टायर लगेगा, फिर टायर के बाद 5 बार स्क्रू को इधर राइट साइड घुमाना है और फिर बैटरी लगानी है। अब ये पूरी प्रोसेस हो रही है और एक कैमरा देख रहा है जो कि एआई से कनेक्टेड है। अब तुमने अगर टायर पहले लगा दिया तो वो अलर्ट भेज देगा, तुमने स्क्रू 5 बार की जगह 3 बार घुमाया तो वो अलर्ट भेज देगा। ठीक है, तो तुम्हारी एसओपी बनाओ, कैमरे को बताओ, सिस्टम में फीड करो, हमेशा फॉलो होगी, कोई चूक ही नहीं हो सकती। तो जितनी सेफ्टी कंसर्न्स आती है ना कि यार कल को ये गलती हो गई, इससे हो गया, वो होगा ही नहीं। अब सेंट गोबेन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लास कंपनी में से एक है, उसने भाई साहब कहा कि हमारी कस्टमर कंप्लेंट 5 गुना कम हो गई है। हमें आंखों से चीजें नहीं दिख रही, उसमें डिफेक्ट है पर आदमी नहीं पढ़ पा रहा, वो एआई ने पढ़ के पहले ही बता दिया तुम्हारी कस्टमर कंप्लेंट 5 गुना कम हो गई। और जो आदमी मशीन में भिड़ंत हो जाती थी या आपस में टकरा जाते थे, कोई दिक्कत थी या फिंगर में इंजरी हो जाती थी, वो भी रिड्यूस हो गई है। अपोलो टायर कह रहा है कि हमने देखा कि रॉ मटेरियल में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, वो मिक्सिंग हमने एआई से पूछी, एआई ने हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, हमारी 8 से 10% की मटेरियल में सेविंग हो गई साहब। और हम 1500 से ज्यादा डेटा पॉइंट ट्रैक कर रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में। हम वेदर भी ट्रैक कर रहे हैं, हम एक्सचेंज रेट भी ट्रैक कर रहे हैं और सब में हमको एआई बेनिफिट दे रहा है। अब बेनिफिट क्या है, एफिशिएंसी आएगी, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, टाइम से होगा, कॉस्ट बचेगी, मजा आएगा, सेफ्टी होगी, इंजरी बचेगी। लेकिन नुकसान क्या है, सुपरवाइजर की नौकरी का क्या, क्वालिटी वाले की नौकरी का क्या, एक्चुअल लेबर जो काम कर रही है उसका क्या, रिटेल में कैसे फायदा होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, बेस्ट एग्जांपल, लेंस काट के पीयूष जी ने कहा कि देखो जब ऑन एन एवरेज हम महीने के ना 40 से 50 स्टोर खोलते हैं, तो 50 स्टोर जब हम खोलते थे तो क्या कोई भी नई लोकेशन खोल रहे हैं तो पहले मीटिंग हो रही है, 10 लोग बैठ रहे हैं और प्लान करेगी ये स्टोर इस लोकेशन पे खोले कि नहीं खोले, क्या सेल आएगी, अंदाजा लगाओ। सब अंदाजा लगा रहे हैं, कोई कह रहा है यार ये तो 1 करोड़ की सेल देगा, कोई कह रहा है 50 लाख की, और सब तुक्के लग रहे हैं। और वो तुक्के 50% सही होते थे, 50% गलत होते थे और इससे इनको काफी दिक्कत आती थी। अब इन्होंने कहा कि मैंने जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग लोकेशन है उसका डेटा एआई में फीड किया और अब एआई से हम पूछते हैं कि भैया लोकेशन बता कौन सी, 95% एक्यूरेसी से पता लगाता है कि भैया इतनी सेल होगी और उस हिसाब से खोलते हैं। 8 महीने में पे बैक पीरियड। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे HUL है, मैरिको है, बार्ले, क्या करती थी, पहले प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके रिव्यू आए, फिर उसको चेंज किया, फिर भेजा, फिर रिव्यू, फिर चेंज, यानी प्रोडक्ट को सोचने से लेके डिजाइन से लेके लॉन्च करने तक में 2 साल का टाइम लगता था। अब ये प्रोसेस भाई सब कुछ महीनों में हो जाता है क्योंकि जितना भी इटरेशन है वो एआई अपने लेवल पे कर देता है। HUL का इन हाउस टेक है जिसका नाम है लिवरवेयर। ये क्या करता है, जितने भी अलग अलग बिजनेस के डेटा आते हैं सब एक जगह लेता है और वो डेटा को एक जगह स्टोर करता है। फिर इनका सर्च इंजन है चाणक्य, वो क्या करता है, वो डेटा निकाल के इनको बताता है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। एक इनका सॉफ्टवेयर है जार्विस नाम से, जो बताता है कि आपको किस प्रोडक्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किसका स्टॉक कहाँ पे, किस स्टोर पे कितना स्टॉक रखना है। तो पूरी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, इन्वेंट्री कंट्रोल है। टाटा कंज्यूमर ग्रुप 2023 में 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और 2024 में 18 प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग की स्पीड बढ़ा दी है एआई ने। नेस्ले की जो चाइना यूनिट है उसने क्या किया, एआई ने ये मालूम किया कि इस समय सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड से पता चला डेल्गोना कॉफी का ट्रेंड चल रहा है, नेस्ले ने वही कॉफी लॉन्च कर दी। तो अब क्या करता है, सोशल मीडिया पे देखता है क्या ट्रेंड चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं एकदम सुपर फास्ट। ITC एआई का काम में ले रहा है कि भैया किस दुकान पे कौन सा माल रखना है। अच्छा, इस दुकान पे महंगे वाले बिस्किट रखने हैं, इस दुकान पे सस्ते वाले बिस्किट रखने हैं, ये तक पता लगाता है। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई नॉर्मल कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की। सरकार भी एआई काम में ले रही है। इस समय कुंभ में एआई का बड़े स्केल पे यूज हो रहा है। जगह जगह कैमरा, पंडाल में कैमरे लगा दिए गए जो एंट्री एग्जिट पे देख रहे हैं कि कितने लोग की एंट्री हुई, कितने लोग की एग्जिट हुई और एक सर्टेन मोमेंट पे इस एरिया में कितने लोग हैं, ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो जाए, भगदड़ ना मचे। कुंभ के मेले में बच्चे खो जाते हैं, कभी गाड़ियां इधर उधर हो जाती है, तो भाई साहब हर गाड़ी का, हर चेहरे का डिटेक्शन चल रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति इधर उधर मिसिंग हो तो उसको ढूंढा जा सके कि ये कहां था। रोड व्यवस्था सुचारू करने के लिए रेड लाइट वायलेशन के किस किस गाड़ी ने रेड लाइट तोड़ी साहब, कौन कौन गाड़ी स्पीड से जा रही थी साहब, किस किस ने हेलमेट नहीं पहना, ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट रियल टाइम पे एक्शन ले सकती है और भाई साहब ये लिस्ट यूं ही चलती रहेगी। बैंक में 2 लाख नौकरियां इस साल जाएगी टोटल। तो बात करते हैं भैया कंक्लूजन की, यार इतनी सारी चीज हो रही है, हो क्या रहा है इसमें।
तो सर अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 उसका कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो 55 अलग अलग कंट्री के 1000 बड़ी कंपनियों से कुछ डेटा लेता है और उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट देता है। उसने कहा 50% बिजनेस ओनर मान चुके हैं कि एआई आएगा और एआई के अकॉर्डिंग हमें हमारे बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा। तो 50% बिजनेस मॉडल तो तैयार मान के बैठे कि हमें बदलाव करना है। 67% लोगों ने कह दिया कि यार हमने तो हायरिंग वो चालू कर दी, उसी व्यक्ति को हायर करेंगे जिसको एआई की समझ हो या एआई वाले एनवायरनमेंट में ढल सके। जो एआई की समझ नहीं रखता, ढल नहीं सकता, हम उसको ले ही नहीं रहे। 40% लोग कह रहे हैं कि हम आने वाले 5 साल में अपनी जॉब रिड्यूस करेंगे। 40% एग्जिस्टिंग स्किल जो इस समय विश्व में विद्यमान है 2030 तक वो खत्म हो जाएंगे। अब ये रिपोर्ट एक ही पॉजिटिव न्यूज कहती है जिसको देख के मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है। इन्होंने कहा 9 करोड़ नौकरियां जाएगी, लेकिन टोटल नहीं 17 करोड़ नौकरियां आएगी, यानी नेट 7 करोड़ 80 लाख नौकरियां और आएगी। अब जाने वाले की लिस्ट तो मैंने आपको बता दी और हमको लॉजिकल लग रही है। अब नई नौकरियां आएगी क्या, ये समझ नहीं आ रही है। तो कुल मिला के भैया एआई बहुत बढ़िया चीज है, मस्त चीज है, शानदार चीज है। अगर तुम्हें आती है, तुम्हें समझ में आती है और तुम काम में ले रहे हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन अगर भाई साहब तुम्हें एआई समझ में नहीं आती, तुम नए स्किल सीखने को तैयार नहीं, तुम पुरानी दुनिया से निकलने को तैयार नहीं हो, तो फिर एआई तुम्हारे लिए घातक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पे एआई आपको इंपैक्ट नहीं करेगी, वो ध्यान से सुन लो। पहला, अगर आप अपनी फील्ड के बेस्ट हो तो एआई तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। अगर आप बेस्ट इंजीनियर हो, बेस्ट कोडर हो, तो कंपनी आपको हायर करेगी, भैया एआई के कोड लिख, वो आपको फायर थोड़ी करेगी। अगर आप बेस्ट कॉपीराइटर हो तो कंपनी आपको हायर करेगी, भाई बेस्ट कॉपीराइटर तू एआई से यार कोड लिखवा, हमारी मदद कर। तो जो बेस्ट फील्ड के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि एआई के साथ काम करेंगे एआई को और बेटर बनाने के लिए। ये तो जो मान लो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा टॉप 1% 10% होगा वो तो बचा रह जाएगा। ये तो सारी जो दिक्कत है ये तो बॉटम 90 के लिए होती है। अच्छा, कुछ एरियाज है जिनको ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट है, उनका भी यही ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे योगा सीखना है आपको, तो वो तो योगा टीचर ही सिखाएगा, उसमें ये क्या करेगा। आपको मसाज करवानी है तो भाई मसाज तो मशीन से क्या कराओगे, वहां तो ह्यूमन टच ही लगेगा। जिम में ट्रेनर है उसमें आदमी लगेगा, नर्सिंग का काम है उसमें आदमी लगेगा। और एक और एरिया है जिसको मैं थोड़ा रिग्रेसिव सोच कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कि जहां पे ये एआई का अडॉप्शन धीरे हो रहा है। जैसे बोलते हैं कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे अडॉप्शन फास्ट आता है, कुछ एरिया जहां धीरे धीरे। कोडिंग वाले में तो फटाफट आ जाएगा, क्रिएटिव में फटाफट आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में आते आते अभी 10-15 साल लग जाएंगे। तो 10-15 साल तक आप बच गए साहब। तो आपकी मान लो कि एक 10-15 साल में हाँ इतना तो निकाल लेंगे, आगे के आगे वाले जाने, तो ये थोड़ा हो सकता है साहब। कुछ ऐसा होता है कि एरिया वाइज भी होता है कि यार कोई इनोवेशन आएगा, यूएस में पहले आएगा, यूरोप में पहले आएगा, भारत में आते आते थोड़ा टाइम लग सकता है साहब। तो यूएस में अगर 5 साल में खलबली मचेगी, यूरोप में 10 साल में, इंडिया में शायद 20 साल में। ये रूरल और अर्बन का भी फर्क पड़ता है। हो सकता है एक ही टेक्नोलॉजी अर्बन में आ जाए कि शहरों में तो भाई साहब लग गया, लेकिन गाँव में अभी भी पुरानी स्टाइल लग रही है। तो मान के चलो अगर आप छोटे शहर से या ऐसी इकोनॉमी में हो तो वहां पे एआई का असर आते आते आएगा। भाई आप इसको ऐसे पकड़ लो कि फोन है, फोन आए सबसे पहले अमेरिका में आ गए, और फिर बाद में शहरों में आए, गांव में तो अभी भी नहीं थे और गांव में तो अब पहुंच रहे हैं। एसी कितना खतरनाक टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी गांव तक तो नहीं पहुंच पाया ना। तो हो सकता है कि एआई कुछ शहरों तक, कुछ एरिया तक नहीं पहुंचे या लेट पहुंचे, तब तक आप अपने खैर मना लो और खुद को रीस्किल करो, खुद को अपडेट करो, तभी आप एआई से बच पाओगे। आप में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं एआई की वजह से जिनकी जॉब गई है या जा सकती है, या जिन्होंने एआई को यूज में लगते हुए खुद के बिजनेस को बिल्ड किया है? तो दोनों तरह के व्यक्ति जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप 90% व्यापारी में आते हैं तो 10% उसमें कैसे जाना है, उसके लिए व्यापारी आरंभ के लिए अभी रजिस्टर्ड कीजिए। ये 2 घंटे की फ्री मास्टर क्लास आपकी जर्नी का आरंभ कर देगी, ये आपके भाई का वादा है। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।